उसे हम क्या कहते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे पास कोई भी एक कंपोनेंट होगा सेल का, जैसे ये है लाइसोसोम, तो हम इसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनेल। क्या कहेंगे? ऑर्गेनेल। अगर पूरे सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर एक कंपोनेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनेल। अब हमारे पास सेल की जितनी भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 5। कितने हिस्सों में? 5। सबसे पहले सेल के बाद क्या बनता है? टिश्यू। सेल के बाद क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास पूरा जो ऑर्गेनिज्म है या पूरा ह्यूमन बॉडी जो है वो हमारे पास बनी थी किससे? सेल से। सेल हमारे पास क्या बनाते हैं? बहुत सारे टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। जैसे हमारे पास बॉडी का ऑर्गन है हार्ट, तो हार्ट हमारे पास क्या है? ऑर्गन है। अब ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। हार्ट जो पूरा काम कर रहा है, हमारे पास ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो वो किसमें इंक्लूड हो रहा है? सिस्टम में। तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम काम करेगा पूरा, जैसे हार्ट का सिस्टम काम कर रहा है, ब्रेन का सिस्टम काम कर रहा है, तो हमारे पास पूरा क्या बना देगा? ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब हमारे पास हम सेल के स्ट्रक्चर की कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लिखा हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। जो भी काम कर रहा है, जैसे ब्रेन वगैरह करता है, हमारे पास वो माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है? न्यूक्लियस। क्या आ जाता है? न्यूक्लियस। हमारे पास नॉर्मल न्यूक्लियस की लेयर डॉटेड नहीं होती, वो नॉर्मली बनी हुई होती लेयर, लेकिन यहाँ हमारे पास कैसी बनी हुई है? डॉटेड। तो इस लेयर को इन्होंने स्पेसिफिक नेम दे दिया पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोल दिया? पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे मेन स्ट्रक्चर जो है सेल का, जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। जो भी स्पेसिफिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो कर रहा है सेल का, वो कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। फिर हमारे पास ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर क्या है? साइटोस्केलेटन। क्या है? साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइसोसोम। क्या आ जाता है? लाइसोसोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर परफॉर्म करे। फिर हमारे पास आता है वैक्यूल। क्या होता है? वैक्यूल। वैक्यूल अब काम क्या करे? इसमें हमारे पास सारा क्या स्टोर हो रहा है? खाना। क्या स्टोर हो रहा है? खाना। जैसे हमारे पास ये तो हमने सिर्फ सेल बनाया, हमारे पास प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं। जो एनिमल का खाना है, प्लांट का खाना है, वो जाकर कहाँ स्टोर होगा? वैक्यूल। कहाँ स्टोर होगा? वैक्यूल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? फूड वैक्यूल। क्या होता है? फूड वैक्यूल। फिर हमारे पास आ जाते हैं पेरोक्सिसोम। क्या आ जाते हैं? पेरोक्सिसोम। क्या आ जाएगा? पेरोक्सिसोम। उसके बाद हमारे पास आएगा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस अरेंज किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में। एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ रखो ना, तो हमारे पास गोल्जी एपरेटस की फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा साइटोप्लाज्म। क्या आएगा? साइटोप्लाज्म। ये पूरा सेल है। सेल के अंदर आपको खाली जगहें दिख रही हैं? ये फिल हुई हुई होती है लिक्विड से। किससे फिल हुई होती है? लिक्विड। पानी टाइप के स्ट्रक्चर से फिल हुई होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या नाम देंगे? साइटोप्लाज्म। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियस से एक मेम्ब्रेन निकलती है, एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस से हमारे पास एक मेम्ब्रेन निकल रही है जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कितनी टाइप्स होती है? 2। कितनी टाइप्स होंगी? 2। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्क क्या है? अब आप लोग देख रहे होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई डॉटेड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, सही है? और बनिस्बत हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं है। तो मैं आपको समझाती हूँ इसमें फर्क क्या है। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमारे पास किससे बने हुए होते हैं? डीएनए से। क्या बनते हैं? राइबोसोम्स। डीएनए हमारे पास प्रोटीन है, तो हमारे पास डीएनए, ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस पे लगे होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है। और बनिस्बत हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो उसमें क्या होता है? लिपिड्स। क्या होते हैं? लिपिड्स। लिपिड्स या फिर फैट्स। क्या? लिपिड्स या फिर फैट्स। अब आपको डिफरेंस पता चल गया इसमें? ये हमारे पास न्यूक्लियस से निकलती है और कहाँ पे पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। दिख रही है ना ब्लैक एरिया में, और निकल किससे रही है? न्यूक्लियस से। ठीक है। ये पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। सेकेंड लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है? राइबोसोम्स। क्या आ जाता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपको यहाँ भी दिख रहे हैं और बाहर भी मिलेंगे बहुत सारे राइबोसोम्स, क्योंकि वहाँ से निकलता है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और बाहर स्प्रेड हो जाता है। ठीक है।
फिर हमारे पास ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, जो लेयर दिख रही है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। कोई भी चीज़ आएगी, जैसे हमारे पास स्किन के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज आती हैं या कोई भी चीज़ आती है, तो सबसे पहले परमिशन किससे लेती है? स्किन से। ऐसी सेल के अंदर कोई चीज़ आने वाली होगी तो वो परमिशन किससे लेगी? सेल मेम्ब्रेन से। किससे? सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, हमारे पास कोई भी चीज़ आएगी और चीज़ हमारे पास ज़्यादातर क्या आती है? लिपिड्स आती है, वो गॉल्जी बॉडीज हमारे पास आएंगी और परमिशन लेंगी किससे? सेल मेम्ब्रेन से, तभी वो अंदर जा सकती है। अगर सेल मेम्ब्रेन ने मना कर दिया तो वो अंदर जा नहीं सकती। ये हमारे पास क्या था? पूरा स्ट्रक्चर था सेल का, जिससे हमने सारे कंपोनेंट्स पढ़े। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हमारे पास ऑर्गेनल क्या होते हैं, और स्पेसिफिक हमने हर कंपोनेंट के बारे में बात करी। ठीक है, आप सबको समझ आया? Yes.